Hello everyone, this is Prashant and today we are going to discuss about the West Bengal set पेपर 2 एजुकेशन। ये मुझे कुछ लोगों ने बोला कि आप इस पर भी कुछ वीडियोस बनाइए, सो दैट्स द रीज़न कि हम इस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सो बिना किसी देर किए हुए आइए ज़रा बात करते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन है और उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन क्या। हालांकि सॉल्यूशन मैंने पहले से कर रखे हैं, आपको इसमें टिक दिखेगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसीडर्ड एज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अप्लाइंग मिक्स्ड मेथड रिसर्च। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आपके सामने लगा हुआ है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर और ये बिल्कुल सही है। क्या इसमें यही है कि डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ अप्लाइंग मिक्स्ड मेथड रिसर्च जो है ये फर्स्ट स्टेप होता है एक मिक्स्ड मेथड रिसर्च का। इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, the essence of social stratification is basically, जब बात होती है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के एसेंस की तो वहां पर हम केवल और केवल एक चीज ध्यान में रखते हैं, इनइक्वालिटी। लेकिन बात स्ट्रेटिफिकेशन की नहीं है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की है। तो जब सोशल स्ट्रेटा की बात आ जाती है तो सोशल इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कशन वहां शुरू होता है। तो यहाँ डी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं जीन पियाजे से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे यूज द टर्म स्कीमेटा टू रिफर टू द cognitive structures underlying organized patterns of what? So underlying the pattern of कॉन्सेप्ट, किसी भी कॉन्सेप्ट की एक फ्रेमिंग को उन्होंने बताया था इसकी मेथड के अंदर। सो ये उससे रिलेटेड हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। बात करते हैं कि एक सही चीज का के बारे में यहाँ पर बताया गया, पर्ट क्या होता है। पर्ट के बारे में यहाँ पर बहुत ही बेसिक सी बात बताई गई है कि पर्ट एम्प्लाइज 3 times estimates that and no cost estimates। पर्ट के आगे जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अ रिसर्चर रिमेन्स क्यूरियस टू लर्न पीपल्स व्यू हियर their stories and discover their feelings in which type of research, ऐसा कुछ बात की गई है। तो ये इन नेरेटिव रिसर्च एक रिसर्चर ऐसा करता है। बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की। सिक्स क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पर मैचिंग आपको दिख रही है। सत्व किससे रिलेटेड होता है, तो सत्व रिलेटेड होता है मैनिफेस्टेशन से। रजस जो है, ऐसा होता है ना कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो ये तीनों चीजों की यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं और यहाँ पर उनके नाम दिए गए हैं। तो सत्व रिलेटेड होता है मैनिफेस्टेशन से, रजस रिलेटेड होता है कर्म से यानी एक्टिविटीज से, एक्शंस से, और तमस जो होता है वो रिटार्डेशन से रिलेटेड होता है। और इस तरीके से सी ऑप्शन वुड बी करेक्टेड। अच्छा, क्रिटिकल पेडागोजी का आइडिया या कॉन्सेप्ट बिल्ड किसने किया था? सबसे पहले पी फ्रेरे ने किया था, यानी पॉलो फ्रेरे बात करते हैं क्रिटिकल पेडागोजी की। सबसे पहले ये आइडिया उन्होंने फेवर किया था, एडवोकेट किया था। एर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एर्थ क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक या पेयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन इन ब्लेंडेड लर्निंग एनवायरमेंट। तो इसमें ब्लेंडेड लर्निंग एनवायरमेंट की बात जब आती है तो वहां पर टीचर लीडिंग हो जाता है और सबसे बड़ी बात कि वो इंडिविजुअलिस्ट टीचिंग पर फोकस रहता है, लेकिन टीचर डायरेक्टेड नहीं होता, वो टीचर लेड होता है, टीचर डायरेक्ट नहीं होता। वन साइज फिट्स ऑल भी नहीं होता है कि वहां एक के हिसाब से सबको फिट होना पड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि सेकंड और थर्ड गलत होगा और सही होगा हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ। चलिए इसी के साथ बात करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की। नाइन्थ क्वेश्चन में कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज कंसिस्टेंट विद द सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी यानी सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी के हिसाब से कौन सा ऐसा जो पॉइंट है वो सही है, कंसिस्टेंट है? उसमें बी ऑप्शन आपको दिख रहा हुआ है, डिसेबिलिटी इज कॉज्ड बाय द वे सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड, नॉट बाय अ पर्सनस इम्पेयरमेंट। वी नीड टू remove barrier to enable the independency and equity। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। सो 10वां क्वेश्चन, यहाँ जो 10वां 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट्स आर लर्न्ड बाय अ चाइल्ड थ्रू व्हाट? सो डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट आर लर्न्ड बाय अ चाइल्ड थ्रू कोवर्ट करिकुलम। कोवर्ट करिकुलम के थ्रू जो है डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट एक बच्चे के द्वारा लर्न किए जा सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज्ड टू एनालाइज द डाटा कलेक्टेड ऑन फॉलोइंग वेरिएबल्स। किस तरीके का वेरिएबल वहां पर स्टैटिस्टिक का एनालिसिस डाटा में कलेक्ट किया जाता है या
मतलब किस पे बेस्ड होता है बेसिकली। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जहां भी कहीं होते हैं वहां पर हम इस तरीके की चीजें करते हैं। आगे की बात करते हैं हु सेड। ये बड़ा ध्यान देने वाली चीज है क्योंकि एक नहीं कई सेट में पूछा गया है और एक दो बार नेट में भी पूछा गया है। हु सेड दैट ऑप्रेस्ड मेजॉरिटीज शुड अवेल अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। तो पॉलो फ्रेरे से ही रिलेटेड ये बात कही गई है। पॉलो फ्रेरे उसी चीज में करते हैं जिससे प्रीवियसली एक क्वेश्चन हमने अभी देखा, तो उसी के थ्रू ये बात भी इसी में आती है। आगे की बात करते हैं, वक्त थोड़ा सा कम है इसलिए हम जल्दी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट इन गैलवेज सिस्टम ऑफ इंटरैक्शन एनालिसिस। सिस्टम ऑफ इंटरैक्शन एनालिसिस SIA की बात की जाती है गैलवेज के सिस्टम्स में, तो उसमें क्या एक हिस्सा नहीं होता है? तो याद रखिएगा टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन की बात उसमें नहीं की जाती है। उसमें बात की जाती है टीचर टॉक की, बात की जाती है स्टूडेंट टॉक की, और साथ ही साथ साइलेंस और कंफ्यूजन की भी बात होती है। लेकिन अगर बात नहीं होती है तो वो टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन की। बात करते हैं गार्डनर्स थ्योरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन की, जहां पर दिया गया है गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस believes the following. So it believes the intelligence are not limited to just 8 in the numbers. ये बहुत बहुत बेसिक सी बात है क्योंकि गार्डनर कहते हैं कि ये ना नंबर्स में हम इसको फिक्स आउट नहीं कर सकते हैं, ये बहुत टाइप की होती है, इसीलिए इस थ्योरी का नाम भी उन्होंने रखा था मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी या मल्टीपल इंटेलिजेंस बिलीव। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो दिया है कुछ इस तरीके का कि द की इन्फॉर्मेंट in the key informant interviewing technique is what? So it is a well informed individual who is approachable. Next question is related to efficiency of any research tool is discipline of education is primarily dependent upon what? So efficiency of any research tool in the discipline of education is primarily dependent upon the validity and usability. हो सकता है कि आपको लगे कि reliability and validity हो, तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखें कि validity और reliability ऑप्शन ही नहीं दिया गया, तो कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो यहाँ पर हमारा सीधा सीधा आंसर जाएगा validity and usability। आगे की बात करते हैं accessing of educational institution to education of comparable quality is recommended by whom या by which policy of education. So NPE 1986 में सबसे पहले बात की गई थी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए एजुकेशन कंपेरेबल क्वालिटी की, है ना। सबसे पहले क्वालिटी कंपेरेबल की बात कहाँ की गई? तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में 1986 में इस चीज का जिक्र हुआ था। चलिए 19th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19th क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या दिया है। Individuals with Down syndrome often have moderate to severe intellectual impairment with a measurable IQ usually between, तो ये होता है 35 to 55। ये बहुत जब आप लोग वो पढ़ते हैं ना कि इंक्लूसिव एजुकेशन वाला जो यूनिट है उसमें इस बात का जिक्र आपको मिलता है कि अगर हमारा बच्चा जो है, हमारे पास एक बच्चा आता है वो डाउन सिंड्रोम है, तो उसका IQ जो है वो बेसिकली किसके किसके बीच हो सकता है? तो IQ उसका होगा 35 से 55 के बीच में, अगर हमारा बच्चा डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है, पीड़ित है, ठीक है, सफर कर रहा है। तो बात करते हैं एनसीएफ 2005 से रिलेटेड एक क्वेश्चन की। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 एरर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट? एरर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग एन इंसाइट इनटू द चाइल्ड्स थिंकिंग एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू NEP 2020 recommends the following colleges to primarily focus on undergraduate teaching of constituent college of universities. The next question which is related here as the managerial grid, इसकी बात बहुत ही बेसिक सी है, आप लोगों ने मैनेजरियल ग्रिड का एक लॉ भी पढ़ा होगा, खैर उसकी बात यहाँ नहीं करेंगे, वक्त कम है इसलिए
सीधा फोकस करेंगे क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिहेवियरल डायमेंशन ऑफ मैनेजरियल ग्रिड। तो इसमें ना जब बिहेवियरल डायमेंशन की बात करते हैं तो सीधी सी बात आती है कि वो जो बिहेवियर डायमेंशन है वो किसका बिहेवियर बात करेंगे, किसके बिहेवियर हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। जाहिर सी बात है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग ही काम करते हैं तो लोगों के ही बिहेवियर से रिलेटेड होगा, यानी कि इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द कंसर्न ऑफ द पीपल। ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात नहीं करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में कौन होता है तो पीपल होते हैं, उसके एम्प्लॉयज होते हैं, तो अगर पीपल की जगह एम्प्लॉयज भी लिखता तो वो भी सही होता। बात करते हैं एनसीईआरटी 2009 इज टाइटल्ड एज टूवर्ड्स प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल एंड ह्यूमन टीचर। ये तो उसकी लीडिंग थीम में ही लिखा हुआ है, जब उसको ओपन करते हैं तो वहीं मिल जाता है। चलिए बात करते हैं एक बेसिक सी चीज। यहाँ पर एक कुछ लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। इसमें आपको दिया गया है फ्राइड इज रिलेटेड टू व्हाट, विलियमसन, रोजर्स एंड थ्रोन। ये सब किससे रिलेटेड है तो सामने दिया गया है टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, आप जरा देख सकते हैं। और यहाँ आंसर लगा हुआ है सी, यानी कि Freud is related to free association, Williamson is related to directive counseling, Rogers is related to the non-directive counseling, and Throne is related to ये क्या बोलते हैं इलेक्टिव काउंसलिंग, एक्लेक्टिक काउंसलिंग, सॉरी। चलिए बात करते हैं 25th क्वेश्चन की। 25th क्वेश्चन कह रहा है हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ जीपीडी। जीपीडी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, लेव वाइगोत्स्की ने दिया है जीपीडी का कॉन्सेप्ट। साथ ही बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द पोर्टफोलियो असेसमेंट। पोर्टफोलियो असेसमेंट के बारे में क्या सही नहीं है तो याद रखिएगा पोर्टफोलियो असेसमेंट एक अल्टरनेटिव असेसमेंट टूल है, बिल्कुल सही। पोर्टफोलियो असेसमेंट कंटेन करता है वर्क ऑफ स्टूडेंट। अगर वर्क ऑफ स्टूडेंट की जगह लिखा जाता ईच एंड ऑल तो वो भी सही होता। पोर्टफोलियो असेसमेंट इंडिकेट्स द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स ओवर द टाइम एंड टाइम, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। लेकिन अगर कहा जाए कि पोर्टफोलियो असेसमेंट कंटेन्स आंसर शीट्स ऑफ स्टूडेंट, इट वुड बी डेफिनेटली गोना बी रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। चलिए बात करते हैं आरटीई 2009 की। तो आरटीई 2009 इज टू फुलफिल द लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर व्हाट, तो अंडर आर्टिकल 21A की बात करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू लर्निंग फ्रॉम द बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। बिहेवियरल पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के थ्रू हम बच्चे में जो है लर्निंग वगैरह का डेवलपमेंट इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं 29th क्वेश्चन की। 29th क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन ऑर्डर टू एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन एनी टू स्मॉल सैंपल मीन्स। स्मॉल सैंपल मीन्स दिया है, देखो कीवर्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं। टू स्मॉल सैंपल मीन्स अ रिसर्चर शुड फॉलो टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या टी टेस्ट यहाँ पर हो सकता है इंप्लीमेंट किया जा सकता है। चलिए इसी के साथ हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 30 आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम सेटअप द टीचर फैसिलिटेट्स लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट दैट प्रमोट्स द डिस्कवरी। यहाँ ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम सेटअप है, उसमें टीचर फैसिलिटेट करता है लर्निंग को किस चीज का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके, तो प्रमोशन ऑफ द डिस्कवरी, है ना, डिस्कवरी प्रमोशन। अच्छा ये एक ऐसी चीज है ना, ये क्वेश्चन एनईपी 2020 से लिया गया क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपने आप में। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। वी विल कवर द अदर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्प्रेडिंग योर लव टुवर्ड्स द सोसाइटी। और हाँ, ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। वी विल मीट फॉर फर्दर थिंग्स फॉर द नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।